नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट, ये खास कार्यक्रम जिसमें खबर विस्तार से भी देखेंगे, रफ्तार से भी आप देखेंगे। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद भंग का मामला कोर्ट में जा चुका, यानी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का फैसला होगा, नहीं होगा और कब होगा। और माना यह भी जा रहा है कि इसी हफ्ते पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो भी सकती है, लेकिन सवाल वही कि कैसे और किसका चयन होगा। पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इमरान खान के अनुसार सत्ता हस्तांतरण की साजिश विदेशी थी। लेकिन कुल मिलाकर अब इमरान की कुर्सी तो गई, लेकिन पाकिस्तान कानून के मुताबिक अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाने और फिलहाल पाकिस्तान में पेच इसी को लेकर फंस रहा है कि किसका चुनाव होता है। और इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक मुल्क के वजीर आजम बने रहेंगे। राष्ट्रपति ने अधिसूचना में कहा कि जल्द पाकिस्तान का कार्यवाहक पीएम चुना जाएगा, लेकिन पाक संविधान के अनुच्छेद 224(a)(4) के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक प्रधानमंत्री के रूप में इमरान खान बने रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कार्यवाहक पीएम पद के लिए राष्ट्रपति को 2 नाम भेजे हैं कि विपक्ष ने 7 दिनों के भीतर नामों को अंतिम रूप नहीं दिया तो पीटीआई की तरफ से सुझाए गए नामों में से शीर्ष उम्मीदवार कार्यवाहक पीएम बन जाएगा। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर सहमति बन पाती है। पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का पूरा माहौल है। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी मालूम किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नवाज शरीफ की। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला किया गया था। यह मामला पाकिस्तान की राजनीति में खूब गरमाया था। इस मामले में विपक्ष के निशाने पर कौन था? इमरान खान थे। और इसी बीच एक बार फिर से नवाज शरीफ के लंदन दफ्तर पर हमला हो गया। पाकिस्तान में सियासी ड्रामे का पहलू सिर्फ इस्लामाबाद या पाकिस्तानी पंजाब तक ही सिमटा नहीं है, बल्कि इस सियासत के तार लंदन में भी जा मिले हैं। दरअसल लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के संस्थापक नवाज शरीफ के ब्रिटेन वाले ऑफिस पर एक बार फिर हमला हुआ। आरोप है कि 20 से ज्यादा हमलावर इस घटना में शामिल थे। नवाज शरीफ पर ये दूसरा हमला हुआ है। इससे पहले रविवार को एक आदमी ने उन पर मोबाइल फोन फेंका था, जिससे उनका बॉडीगार्ड चोटिल हो गया था। अब देखना होगा नवाज शरीफ पर अटैक के इस मामले में पाकिस्तान में सियासत का क्या रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले जब नवाज शरीफ पर हमला हुआ तो विपक्ष के निशाने पर इमरान खान आए थे। यहाँ तक कि मरियम नवाज ने तो इमरान खान को अरेस्ट करने तक की मांग कर डाली थी। तो वहीं पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल में विपक्ष पूरी तरह से इमरान खान पर हमलावर है। जब नवाज शरीफ पर हमला किया गया था उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इमरान खान का वाकई में कोई इसका हाथ है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट के तौर पर इमरान खान को घेरने की एक तैयारी से लगती है? आगे बढ़ते हैं, बात अब भारत की कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बहुत अहम बैठक हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर पूरा जोर दिया है और यह तक कहा कि सांसद अपने इलाकों में जाएं, जलाशयों की प्रगति पर भी पूरा ध्यान दें। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित कुछ मंत्री और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा समेत कई सांसद भगवा टोपी पहनकर संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि सांसद अपने इलाकों में जलाशयों की प्रगति का काम करें। उन्होंने सांसदों से कहा कि वो अगले 15 दिनों तक अपने अपने क्षेत्र में रहें, अपने यहाँ के तालाब और वाटर बॉडीज को संवारने का काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस है, लिहाजा जो पार्टी की नीतियां हैं उन्हें सांसद अपने इलाके में पहुंचाएं। जनता के हित में चलाए गए सरकार के कार्यक्रमों की जानकारियां जनता को दें। आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है। मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसदीय दल की यह आखिरी बैठक थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
हर घर नल योजना भी लगातार चल रही है और साथ ही जलाशयों को लेकर भी काफी गंभीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और एक संदेश साफ दिया गया है कि अब सांसदों को इस पर ध्यान देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब कांग्रेस की करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला और साथ ही सभी को एकजुट रहने का बड़ा संदेश भी दिया है। रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि जो सुझाव मिले हैं उन पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन पर सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ। कांग्रेस में परिवर्तन न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए आवश्यक है। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे मालूम है कि हालिया चुनाव में हार से आप सब कितने दुखी हैं। परिणाम चौंकाने वाले और दुखदायी थे। सरकार का देश को तोड़ने वाला और ध्रुवीकरण का एजेंडा लगातार जारी है। सोनिया गांधी ने विभाजन और ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंटवारे के समय के तथ्य और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए नियमित बात हो चुकी है। उनके मुताबिक हम बीजेपी को सदियों से हमारे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने और समृद्ध करने वाले सौहार्द और सद्भाव के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक ये पहली थी। पार्टी को इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों का भी सामना करना है। पिछले चुनाव से सबक लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले वक्त में और राज्यों में चुनाव भी है, लेकिन एकजुटता बहुत जरूरी है, ये सोनिया गांधी भी जानती है। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे बीजेपी के 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों की, क्योंकि सदन में शपथ ली गई उनकी ओर से। इनमें हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के डॉक्टर सिकंदर कुमार शामिल थे और त्रिपुरा से ही बीजेपी के ही माणिक साहा भी शामिल रहे, जिन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश से बीजेपी के डॉक्टर सिकंदर कुमार और त्रिपुरा से बीजेपी के माणिक साहा को शपथ दिलाई गई। सिकंदर कुमार ने हिंदी में जबकि साहा ने बांग्ला में शपथ ली। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। आपको बता दें, सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश से वो तीसरे राज्यसभा सांसद हैं। साहा त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में पिछले दिनों उन्होंने जीत हासिल की थी। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जबकि कांग्रेस की संख्या बहुत कम हो चली है। अब 2 राज्यसभा सदस्य बीजेपी के और भी बढ़ चुके हैं राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की होगी। हरियाणा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। 1 दिन का ये विशेष सत्र था, लेकिन इस दौरान चंडीगढ़ और एसवाइल और अनेक मुद्दों पर सरकारी संकल्प सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पेश किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर जो पंजाब और चंडीगढ़ को लेकर चल रहे हैं हरियाणा के बीच, उसी पर सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से दखल देने को भी कहा है। कहा गया है कि जल्द से जल्द मामलों को सुलझाया जाए। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के मुद्दे पर गर्मागर्मी के बीच हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। सदन में चंडीगढ़ और एसवाईएल मुद्दे पर सरकारी संकल्प पेश किया गया। सरकारी संकल्प में एसवाईएल नहर के जरिए रावी और व्यास नदियों का पानी देने के लिए भी मांग की गई। संकल्प प्रस्ताव में पंजाब में हिंदी भाषी क्षेत्र भी हरियाणा को देने की मांग उठाई गई। इसमें पंजाब पर सीधा निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की गई। संकल्प प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में पेश किया। रावी और व्यास नदियों के पानी में हिस्सा पाने का हरियाणा का अधिकार ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से बहुत समय से स्थापित है। इस प्रतिष्ठित सदन ने एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से कम 7 बार प्रस्ताव पारित किए हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक पंजाब सरकार को एसवाईएल नहर बनाने के आदेश दे, ताकि राज्य को उसके हिस्से और हक का पानी मिल सके। सदन में सभी दलों ने एक सुर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
चंडीगढ़ के मसले पर हरियाणा की सियासत एकजुट है और साथ ही पंजाब सरकार को विशेष सत्र बुलाने के बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा और कड़ा जवाब दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की होगी। चंडीगढ़ पर पेश सरकार के संकल्प प्रस्ताव पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी नजर आई है। वहीं इसी मुद्दे पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की विधायक यहां किरण चौधरी भी पंजाब के मसले को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ खूब मुखर दिखे, क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर सभी एकजुटता दिखाते नजर आए। सदन में चंडीगढ़ और एसवाईएल पर सरकारी संकल्प पेश करने को लेकर कांग्रेस पंजाब सरकार के खिलाफ मुखर नजर आई। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ कहीं भी खड़े होने को तैयार हैं। हमारे को अपना हक पूरा मिलना चाहिए। ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं, इसका मेरा पुरजोर समर्थन है। वहीं पूर्व सीएम बंसीलाल के समय को याद करते हुए किरण चौधरी बोले कि केवल प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। इसको हमारे को बहुत संगीनता से हमारे को लेना पड़ेगा। हमारे को केंद्र को कहना पड़ेगा कि आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए, क्योंकि ये केंद्र का मसला है। और ये जो है या पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी के जरिए या जो भी एजेंसी के जरिए जो है वो हमारे को ये नहर खोद के दें। कुल मिलाकर मुख्य विपक्षी पार्टी सदन में चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ ही नजर आई। चंडीगढ़ के अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हरियाणा की सियासत ने पंजाब में जो भी इस पर सियासत कर रहा है उनको बड़ा जवाब दे दिया। आने वाले वक्त में भी इस पूरे मुद्दे पर सभी एकजुट हरियाणा में नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चंडीगढ़ के मुद्दे पर सदन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पंजाब सरकार पर जमकर बरसते नजर आए हैं और चंडीगढ़ को हरियाणा को दिए जाने की एक बड़ी मांग भी उठाई गई है। हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारी संकल्प पेश किए जाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सदन में पंजाब सरकार पर बरसते नजर आए और मोहाली तक को हरियाणा का हक बता दिया। इतना ही कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है ही और रहेगी। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को शिशु सरकार करार दे दिया और जमकर आम आदमी पार्टी पर बरसे। 4 दिन की पार्टी अभी शिशु काल में है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं। कुल मिलाकर जो माहौल पंजाब विधानसभा में उस दिन देखने को मिला था जब पंजाब सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी, कुछ वैसा ही माहौल हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान देखने को मिला। सभी दल एक सुर में पंजाब सरकार पर बरसते नजर आए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। भगवंत मान को चौतरफा घेरा जा रहा है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान तो किया था, लेकिन लग रहा है कि बड़ा ऐलान अब उनके खिलाफ ही जाने वाला है, खासकर हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, बात होगी सदन में इनेलो नेता अभय चौटाला की, क्योंकि आज विशेष सत्र था। ऐसे में अभय चौटाला पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि वो एसवाईएल पर क्या कहते हैं। ऐसे में एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब और मौजूदा हरियाणा सरकार को जमकर निशाने पर लेते अभय चौटाला नजर आए और सदन में इनेलो की तरफ से एसवाईएल को लेकर किए गए प्रयासों को भी खूब गिनवाया गया। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सदन में इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र नेता अभय चौटाला भी काफी मुखर नजर आए और मौजूदा और पूर्व सरकार पर एसवाईएल को लेकर तंज पर तंज कसते नजर आए। 10 वर्ष में इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया, इन्होंने 10 वर्ष में नहीं किया और आपने 7 वर्ष में नहीं किया। आज आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हो, हमारी पार्टी आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। वहीं अभय चौटाला एसवाईएल को लेकर इनेलो की तरफ से किए गए प्रयासों को भी सदन में गिनवाते नजर आए। अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए केंद्र की सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि हमने तो हमारी सरकार के वक्त में सीरियसली इस पे काम किया, हमने तो अपनी तरफ से हर वक्त प्रयास किए। आखिर में चंडीगढ़ के मुद्दे पर अभय चौटाला सदन में सरकार का समर्थन करते हुए ये बोले कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तय समय से ज्यादा बोलने पर अभय चौटाला को टोका, जिसके बाद अभय चौटाला ने अपनी बात पूरी की। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। बहुत कम ऐसे मामले होते हैं
जिन मामलों को लेकर हरियाणा की सियासत एकजुटता दिखाती है। ऐसे में चंडीगढ़ और एसवाल का मुद्दा तो खासकर ऐसा है जिस पर ना चाहते हुए भी सबको हामी एक साथ भरनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, बात अब मंडी की होगी। मंडी में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी है। यह ऐलान हिम केयर कार्ड योजना को लेकर किया गया है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी दिक्कतें परेशानी आती थी अब नहीं आने वाली। मंडी में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा ऐलान किया। हिमाचल सरकार की हिम केयर कार्ड योजना में पंजीकरण के लिए अब 3 साल के 1000 रुपए ही लगेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में आदेश दे दिया है। पहले कार्ड के 3 साल के लिए 3000 रुपए लिए जा रहे थे। सरकार ने इस बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की थी कि अब 1 साल की बजाय 3 साल के लिए हिम केयर योजना में पंजीकरण हो सकेगा। हिम केयर कार्ड योजना के तहत हिमाचल सरकार कार्ड धारक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाती है। इस योजना में पंजीकरण की अवधि भी अब पूरे साल के लिए कर दी गई है, जबकि पहले जनवरी से मार्च तक ही पंजीकरण किया जाता था। ये कार्ड बनवा लेने पर कार्ड धारक परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसके लिए सरकार ने सरकारी सहित निजी अस्पताल भी पंजीकृत किए हैं। हिम केयर योजना को लेकर सीएम जयराम के इस ऐलान से वाकई में लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। गरीब तबके के लोगों की अगर बात करें तो उनका उचित इलाज भी हो पाए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। ये योजना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की महत्वाकांक्षी योजना है और इससे लाखों लोग भी लाभान्वित हुए हैं। अब जो भी दिक्कतें आने वाले वक्त में सामने आने वाली थी वो अब नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं पंडोह की। पंडोह बस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले चालक नंद किशोर के परिजनों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है और सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिलवाया गया। अपनी जान गंवाकर नंद किशोर 38 जिंदगियों को बचा गए। बात पंडोह बस हादसे की हो रही है। पंडोह बस हादसे में अपनी जान की बाजी लगाने वाले 33 साल के चालक नंद किशोर का घायल सवारियां भी शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। घायल सवारियों ने जाबाज नंद किशोर की बहादुरी की जानकारी दी। जोनल हॉस्पिटल मंडी में इलाज करवा रहे कुल्लू निवासी चंद्र शर्मा और यूपी के रहने वाले आशीष शर्मा ने बताया कि दुर्घटना से पहले चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। जिस तरफ बस चल रही थी उसके ठीक नीचे पंडोह डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। चालक से जब बस कंट्रोल नहीं हुई तो उसने पहाड़ी से बस को टकराना बेहतर समझा। अगर बस पंडोह डैम में समा जाती तो भारी जानी नुकसान हो सकता था। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जोनल हॉस्पिटल मंडी के शवगृह जाकर मृतक नंद किशोर के परिजनों को ढांढस बंधाया और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हादसे में अभी तक यही बात सामने आ रही है कि बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से बस कंट्रोल से बाहर हो गई। तो बस चालक की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन बस चालक की ही मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी आम आदमी पार्टी की। पंजाब फतेह करने के बाद अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर हिमाचल प्रदेश पर भी है। मंडी में आम आदमी पार्टी का बड़ा रोड शो होने जा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। इस रोड शो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां प्रदेश की सत्ता में बीजेपी और कांग्रेस हमेशा ही काबिज रही है, वहीं अब पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में चुनावों का शंखनाद करने जा रही है। 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा ही तीसरे फ्रंट को नकारा है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना वजूद स्थापित कर पाती है या नहीं। नितेश सैनी, मंडी, खबरें अभी तक। आम आदमी पार्टी सत्ता की चाह में है, लेकिन रहा उतनी आसान नहीं है, क्योंकि तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में बनना चाहती है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बीजेपी हमीरपुर के कार्यालय का भूमि पूजन किया है। 1 मिनट में देखिए रिपोर्ट।
बीजेपी हमीरपुर के कार्यालय का भूमि पूजन मट्टन सिद्धू के पास पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद कार्यालय का भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया था और अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इसका भूमि पूजन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर में बीजेपी पार्टी का अपना कार्यालय भवन नहीं था, लेकिन अब मट्टन सिद्धू के पास कार्यालय भवन बनाया जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। सबने मिलकर भूमि पूजन किया है और हमें विश्वास है आने वाले समय में जिला हमीरपुर का जो कार्यालय बनेगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सबसे बढ़िया होगा। वहीं उत्तराखंड में सीएम प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी की हार की तरह हिमाचल में भी सीएम प्रत्याशी हारने की जांच मामले के प्रश्न पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में जांच हो सकती है तो हिमाचल में भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के पास सारे निर्णय होते हैं और हाईकमान को ही इस बारे में सोचना होगा। तो भूमि पूजन किया गया है बीजेपी कार्यालय का। आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं को इससे सहूलियतें जरूर मिल पाएगी और साथ ही एकजुटता और भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की हो पाएगी। आने वाले में चुनाव भी है तो इससे जाहिर तौर पर फायदा तो जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब होगी भिवानी की। भिवानी में जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर अधिकारियों ने जनता दरबार लगाया, लेकिन इस दरबार में लोग ना के बराबर पहुंचे। भिवानी प्रशासन ने गर्मी से पहले बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का समय रहते समाधान की सराहनीय पहल तो की, लेकिन बिना प्रसार की ये पहल पहले ही दिन दम तोड़ गई। जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए जनता दरबार में अधिकारी तो पहुंचे, लेकिन लोग ना के बराबर आए। आपको बता दें कि तपती गर्मी में हर साल बिजली पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचता है। समाधान न होने पर लोग रोड जाम करते हैं। इस बार डीसी ने इन समस्याओं के समय पर समाधान करने के लिए बिजली पानी, सीवरेज, सफाई और सड़क मरम्मत जैसी समस्याओं को रखने के लिए पंचायत भवन में 10-10 वार्डों के लोगों के लिए जनता दरबार लगाया। पहले दिन वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लोगों के लिए जनता दरबार लगाया गया था। जनता दरबार में पहुंचे जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार ने लोगों के न आने पर पहले तो कहा कि समस्याएं खत्म हो गई होंगी, फिर कहा कि अगली बार जब जनता दरबार लगेगा तो प्रचार कई माध्यमों से किया जाएगा। वहीं बिजली निगम के एसडीओ अनुराग ने बताया कि बिजली की समस्या दूर करने के लिए प्रयास जारी है। वहीं शिकायत नंबर हमेशा बिजी आने पर उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस तरह की जनता दरबार समय समय पर लगाने चाहिए, लेकिन जागरूकता भी जरूरी है ताकि लोगों को मालूम तो हो कि कहीं जनता दरबार लगा है। आगे बढ़ते हैं, बात कैथल की होगी। कैथल में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और भर्तियां कैंसिल और बेरोजगारी को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन भी दिया। लगातार रद्द हो रही भर्तियों, पेपर लीक और बेरोजगारी की समस्या से तंग होकर कैथल के युवा सड़कों पर उतर आए और घंटों तक प्रदर्शन किया। पहले सभी युवा पहवा चौक पर इकट्ठा हुए और चारों तरफ से चेन बनाकर चौक को जाम कर दिया। इसके बाद सभी युवा नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। करना रोड पर रोष मार्च निकालते हुए युवा सचिवालय पहुंचे और गेट के आगे धरना देने लगे। कुछ देर बैठने के बाद पुलिस अधिकारियों ने समझाया, जिसके बाद सचिवालय के पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने कहा कि लगातार पुरानी भर्तियां कैंसिल हो रही हैं और नई भर्तियां सरकार निकाल नहीं रही, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और ना ही कैथल के युवाओं के लिए आर्मी की भर्ती निकल रही, जिसकी वजह से वो हताश और निराश हैं। आर्मी ज्वाइन करने खातिर 18 साल एज हुआ है, 3 सालों के भर्ती गुनारी 21 लाख जीडी की भर्ती ज्वाइन कर सकता है, तो 3 साल तो वैसे ही होगी। बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी को जो ज्वाइन करा वो सुसाइड करने लग रहे हैं। युवाओं ने कहा कि सरकार से ये गुहार है कि युवाओं के भविष्य के विषय में ख्याल रखे और भर्तियां निकाली जाएं। युवाओं ने कहा कि जिला उपायुक्त से कैथल के युवा गुहार लगाते हैं कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार भी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवा इसी से परेशान है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें। अभी तक हुई खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।